जय हिंद क्लास। हमने लास्ट लेक्चर में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का बेसिक जो था उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और पॉलिटिकली कॉन्स्टिट्यूशनली कौन से आर्टिकल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेट करते हैं उसके बारे में हमने डिस्कशन किया लास्ट लेक्चर में। कुछ रिवीजन करेंगे और आगे का जो टॉपिक है वो आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, जो बेस्ट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, व्हाट इज द मोटो ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या मेन प्रायोरिटी ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? यस यस, वेरी गुड। क्या है? पावर डिसेंट्रलाइजेशन। पावर की डिसेंट्रलाइजेशन करना है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, उसका अलग अलग एरियाज में पावर जनरेट करना है, सिर्फ एक ही जगह पे नहीं, न तो वो डिक्टेटरशिप हो जाएगी एज लाइक हिटलर, मुसोलिनी, कमाल पाशा। पावर एक जगह पे थी, बट डेमोक्रेसी का मोटो क्या है? पावर डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। और वो कहाँ तक होनी चाहिए? रूट तक, फाउंडेशन तक, जहां से विलेज स्टार्ट होता है वहां से लेकर सेंट्रल तक ये पावर वन बाय वन वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। ये मेन इसका मोटो था। विच इज द कमिटी टू सजेस्ट 3-tier सिस्टम इन इंडिया? हाँ लक्ष्मी, listen carefully. I am asking about which is the committee suggest to 3 tiers system in India? हाँ, यस, बलवंत राय मेहता कमेटी। कौन सी कमेटी थी? बलवंत राय मेहता कमेटी। कब अपॉइंट हुई बलवंत राय मेहता कमेटी? 1957, and we know that this committee submit as report in 1959 after 2 years. And which is the first state to adopt local self government? That's mean Panchayat Raj? Rajasthan. Which is the village? Nagaur. And when was Maharashtra adopted self local government या Panchayat Raj? अरे पुजारी, कंफ्यूजन। यस, फर्स्ट में 1962। 1960 क्या है? महाराष्ट्र स्टेट क्रिएट हुआ उस दिन। ओके, इस दिन हम महाराष्ट्र डे सेलिब्रेट करते हैं। बट पंचायत जब इस्टेब्लिश हुआ वो आफ्टर 2 years हुआ, ये ध्यान में रखना है। और रैंकिंग में कितने रैंक का आता है महाराष्ट्र? 3rd रैंक का। सेकंड कौन था? आंध्र प्रदेश। कब एडॉप्ट हुआ? 11 अक्टूबर। और 3 टायर सिस्टम के 3 टायर्स कौन से? हाँ दर्शन, जिला परिषद, ग्राम पंचायत एंड पंचायत समिति। अभी आंसर आपका सही है, मगर सीक्वेंस गलत हो गया। कभी भी सीक्वेंस में ध्यान में रखना है। साइकोलॉजिकली हमारे दिमाग में अगर सीक्वेंसली ध्यान रहा तो वो लॉन्ग मेमोरी में जाता है, अगर सीक्वेंस सही नहीं रहा तो वो शॉर्ट मेमोरी में हो जाता है और 10 दिन बाद, 5 दिन बाद ये हम भूल जाते हैं। तो कभी भी हिस्ट्री पढ़ोगे या कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ोगे उसमें सीक्वेंस अपने दिमाग में बना के रखना। बोलते वक्त भी, लिखते वक्त भी और थिंकिंग करते वक्त भी सीक्वेंस अगर रहा तो वो बेनिफिशियल होता है। क्या है प्रचिति सीक्वेंस? फिर भी कुछ गलत हो गया। यस यस, ग्राम पंचायत इन द विलेज लेवल, पंचायत समिति इन ब्लॉक या तालुका लेवल एंड जिला परिषद इन द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये हमारा पंचायत राज था जो हमारे इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ, वो लागू किया गया, स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर डिस्कशन किया। इस स्लाइड में कुछ आपका और रिवीजन हो जाएगा और कुछ नई इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल सकती है, ठीक है। ये है इसके ऊपर, ओके, थोड़ा सा टेढ़ा कर, ये पूरा है, ठीक। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इस स्लाइड में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है ताकि और आपकी अच्छे से रिवीजन हो जाए और इस रिवीजन से ये टॉपिक आपका एकदम परफेक्ट बन जाए।
कौन सा आर्टिकल रिलेट करेगा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का? न्यू कोई? हाँ, आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 किसका पार्ट है? आर्टिकल 40 किसका पार्ट है? यस यस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। कौन से आर्टिकल है? आर्टिकल 39 टू 51। 51 के बाद पर्टिकुलर इंडिविजुअल आर्टिकल शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 52, इंडिया फर्स्ट सिटीजन कौन है? प्रेसिडेंट। उसके बाद आर्टिकल 54, इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट। 63 चीफ मिनिस्टर से रिलेट आएगा। 124 यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आएगा। 175 यहाँ पर 75 वो हमारे प्राइम मिनिस्टर से रिलेट आता है। 79 हमारे इंडियन संसद से रिलेटेड है। 80 राज्यसभा से, 81 लोकसभा से। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल है, मगर आज हमें कौन सा आर्टिकल देखना था? आर्टिकल 40 जो रिलेट करेगा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, ठीक है। और एक आर्टिकल है उसमें जो रिलेट करेगा, मगर यहाँ तक ये ध्यान में रखेंगे। और 2 अमेंडमेंट बताई थी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, जो एक अर्बन एरियाज के लिए और एक रूरल एरियाज के लिए थी। कौन सी अमेंडमेंट थी बताइए मुझे? फर्स्ट अमेंडमेंट रिलेटेड टू रूरल एरियाज। यस रुद्रा। 73rd नंबर की अमेंडमेंट थी। वेरी गुड। 1992 की। और सिमिलर ईयर 1992 की 74 किस एरिया से रिलेटेड थी? वो अर्बन एरिया, दैट मींस सिटी एरिया से रिलेटेड वो अमेंडमेंट थी। वेरी गुड। चलो, तो इसमें और थोड़ा रिपीटेशन हो जाएगा, बट रिवीजन भी हो जाएगा। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, यहाँ पर हम देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल के बारे में हमने डिस्कशन किया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी का वो एक पार्ट है। और इंडियन कोई भी नई चीज करनी इंडिया में तो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू इंडियन आर्टिकल ही होती है। दैट्स वाई आप कभी भी कोई चीज नहीं पढ़ो जनरल नॉलेज में तो सबसे पहले ढूंढो कि इसका कहाँ से रिलेट करेगी? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। मोस्ट ऑफ पॉलिसी होगी या कुछ भी होगा तो उसका बेस क्या है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसका बेस मिलेगा आपको। व्हाट इज द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? तो ये इन शॉर्ट हमने डिस्कशन किया। यहाँ पर वैदिक कल्चर का एडमिनिस्ट्रेशन मैंने कल आपको बताया था। वैदिक कल्चर का एडमिनिस्ट्रेशन आपने लिख भी लिया होगा, हमने डिस्कशन किया है। फर्स्ट जो यूनिट होता है वो क्या होता है? ग्रह। ग्रह, उसका हेड ग्रहपति, ग्राम, ग्रामिणी, विषपति, ये हमने डिस्कशन किया। ये उसके बाद अष्ट प्रधान मंडल के बारे में मैंने आपको बताया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर लॉर्ड रिपन के पीरियड में हुई, वो 12 में 1882 में एक पॉलिसी लॉन्च की उन्होंने। ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के डेवलपमेंट के लिए थी। और यहाँ पर बहुत सारे कॉज बनाए गए, लॉ बनाए गए, रूल्स बनाए गए, और यहाँ से इसका सही मायने में ये हुआ। उसके बाद 1992 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये एक अलग से मैं आपको पढ़ाऊंगा। सीडीपी क्या है? सीडीपी क्या है? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। दिस इज द पार्ट ऑफ द फर्स्ट 5-year प्लान, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें भी सेल्फ लोकल गवर्नमेंट के बारे में बहुत सारे लॉज, बहुत सारी अमेंडमेंट हुई है। उसके बाद ड्रीम्स ऑफ गांधीज्म, बैक टू विलेज। देखिए, ये भी हमने डिस्कशन किया कि महात्मा गांधी का ड्रीम था या कोई और चीज। इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है। आज ही हमने लेक्चरेट में सुना कि एग्रीकल्चर के बारे में, तो एग्रीकल्चर कंट्री है इंडिया। और उस एग्रीकल्चर के लिए, वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए जहाँ से सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वहां पर डेवलपमेंट होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर बैक टू विलेज मिलता है। बैक टू वेदर्स किसने कहा? स्वामी दयानंद सरस्वती। चलो दिल्ली किसने कहा? चलो दिल्ली, हमने डिस्कशन किया है। चलो दिल्ली 1942, पवन। हीरापुरा सेशन 1938, जिसके चेयरमैन थे वो आजाद हिंद फौज। ओके, चलो, तो ये जो है उन्होंने कहा चलो दिल्ली, और डू और डाई
महात्मा गांधी। चलो बैक टू विलेज ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बलवंत राय मेहता कमेटी आई, जो एक बेस कमेटी थी जिन्होंने रिसर्च किया। बलवंत राय मेहता कमेटी ने, बलवंत राय मेहता खुद एक अच्छे इकोनॉमिस्ट थे। वो गुजरात में एज ए इकोनॉमिस्ट वहाँ पर मिनिस्टर काम कर रहे थे, इसलिए उनको ये डिपार्टमेंट दिया गया। उनके साथ और भी लोग थे जिन्होंने एक सर्वे किया और अपना रिपोर्ट सबमिट किया, और उसके बाद पंचायत राज यहाँ पर राजस्थान में नागौर में फर्स्ट पंचायत राज इस्टेब्लिश हुआ। उसके बाद और भी कुछ सब कमेटीज है। अब ये थोड़ा सा हायर हो जाएगा, इतना डीप में आपको एनडीए में भी नहीं पूछेंगे। आगे आईएएस के लिए अगर करना है तो उससे रिलेटेड आपको थोड़ी सी पता होना चाहिए, एटलीस्ट नाम पता होना चाहिए कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड कौन सी कमेटी थी। तो बलवंत राय मेहता कमेटी थी, ये तो हमने डिस्कशन किया, ये बेस कमेटी थी। इसके बाद तो पंचायत राज आया इंडिया में। उसके बाद अशोक मेहता एक कमेटी थी, वो 1977 और 78 में एक कमेटी आई थी। उसके बाद और एक GVK राव कमेटी थी और एक संघवी कमेटी थी। ये अलग अलग पीरियड में कमिटीज आई है और इन्होंने अमेंडमेंट किए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो भी रूल्स थे, उनके रेगुलेशन थे, उसमें चेंज किया है। और ये कमिटीज ऐसी बहुत सारी चेंजेस के लिए आते रहेगी, ये ध्यान में रखेंगे। अभी रिसेंटली हम देखेंगे, पहले जो था ग्राम पंचायत के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। पहले जो था ग्राम पंचायत में अगर सरपंच चुनना है तो पहले मेंबर्स चुनते थे और मेंबर वोटिंग करते थे कि हु बिकम अ सरपंच, है कि नहीं। बट अभी सरपंच को भी अभी चुन के आना होता है अपने इसमें अलग से, पता है कि नहीं। पहले डिक्लेयर हो जाता है सरपंच कौन बनेगा और उसके बाद वो वोटिंग होती है उससे रिलेटेड। उसमें भी अभी जैसे रिजर्वेशन है, इसके भी रूल्स बहुत चेंज हुए। अभी उस रिजर्वेशन से रिलेटेड अमेंडमेंट होती रहेगी। तो ये कमेटी जैसे सोसाइटी की मांग है, नीड है, उस हिसाब से कमेटी फॉर्म होती है और उससे रिलेटेड डिसीजन होता है। अगर कोई रिजर्वेशन के बारे में, जैसे अभी रिसेंटली अभी महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन की बात करें, तो कमेटी फॉर्म होके वो कमेटी उससे रिलेटेड रिसर्च करके डिसीजन लेती है, उसके एविडेंस ढूंढती है और फिर डिसीजन लेती है। तो ये 2-3 कमिटीज है, ये ध्यान में रखेंगे। अशोक मेहता कमेटी, इन्होंने 2 टियर सिस्टम यहाँ पर दी थी। ऐसे 1 बाय 1 यहाँ पर हमें दिखाई देता है। यहाँ 1774 ये मैंने अमेंडमेंट आपको बताई है, ये संघवी कमेटी ने अमेंडमेंट की है, जहाँ पर अर्बन एरियाज को भी फोकस किया गया फर्स्ट टाइम। रूरल एरिया के साथ साथ अर्बन एरिया, सिटी एरियाज को भी फोकस किया गया। वहां पर भी एक एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, इसके लिए वो ये कमेटी आई है। उसके बाद नेक्स्ट वन, ये थोड़ा सा चार्ट में दिखाया है कि आपके कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, रूरल गवर्नमेंट, उससे रिलेटेड संघवी कमेटी ने यहाँ पर एक अमेंडमेंट की थी, 73 नंबर की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये मैंने ऑलरेडी आपको लिख के दी है, आपको पता है। और ये 1992 में आई थी। उसके बाद अर्बन लोकल गवर्नमेंट है, जो एक सिटी एरियाज में एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश करती है, जहाँ पर 74 की अमेंडमेंट थी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो 1992 में हुई थी। एक 42 नंबर की अमेंडमेंट बताई थी कल मैंने, आपको याद है 42 नंबर की, कौन सा वर्ड था 42 नंबर की अमेंडमेंट 1973, सेक्युलर। ठीक है, बीच बीच में याद रखे, जो जो कंसल्ट आता है वो इंपॉर्टेंट है। सेक्युलर वो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। चलो, जैसे आज और एक अमेंडमेंट में आपको बता दूं, एक जनवरी मंथ में वोटर डे, नेशनल वोटर डे यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, टू अवेयर टू वोटिंग। और उसकी भी पहले लिमिटेशन जो थी 1988 तक जो लिमिटेशन थी, वो लिमिटेशन थी 21 ईयर्स। वोटिंग के जो राइट्स मिलते थे वो 21 ईयर्स कंप्लीट करने के बाद मिलते थे। बट 88 के बाद क्या हुआ, ये एज कम करके 18 कर दी। ये कैसे क्या होगा, उन्होंने मैच्योरिटी देखी कि मैच्योरिटी क्या है, और 18 तक लोगों में मैच्योरिटी आ सकती है कि किसको हम एज अ लीडर चुने। तो ये अमेंडमेंट उसमें भी हुई है। ये हम अमेंडमेंट का आर्टिकल कौन सा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का,
368। दो बीच में दो आर्टिकल इंपॉर्टेंट थे हमारे लिए, 368 और 370 भी उसके बाद ही है। रिलेट किससे करेगा? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से रिलेट करता है। 370 बहुत बार सुना होगा आपने। तो 368 उसके क्लोजेस्ट है, ठीक है। और भी 3 में 2-3 आर्टिकल है, वो नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है। 355, 356 और 360 ये नेशनल इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी और जो इमरजेंसी इकोनॉमिकल इमरजेंसी जो लगती है उससे रिलेट करता है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस अलग से हम देखेंगे, बट ये पॉलिटिकल साइंस से रिलेट करता है इसलिए यहाँ पर आया। चलो, यूनियन गवर्नमेंट के अंडर यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट काम करते हैं। हमें पता है इंडिया की, अगर इंडिया नहीं बोलेंगे भारत बोलेंगे, बिकॉज अभी इंडिया वर्ड रहा ही नहीं। हमारे न्यू गवर्नमेंट ने कहा कि इंडिया कहना ही नहीं, हमें अब क्या कहना होगा? भारत, भारत कहना होगा। और ये जो भारत है हमारा, इसके अंडर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं हम, वो ज्यादा पावरफुल है कंपैरिजनली स्टेट गवर्नमेंट के। क्यों? इसका भी मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा। तो जो लिस्ट है हमारी, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया था। तो कितने सब्जेक्ट है सेंट्रल लिस्ट में? नियर बाय 92 सब्जेक्ट। याद है आपको? कुछ भी याद नहीं है, थोड़ा सा रिवीजन करते जाइए जब जब उसका कोई यहाँ पर जिक्र आता है। तो इसके अंडर स्टेट गवर्नमेंट है और फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। और उसको अगर हम अच्छे से डिवीजन करते हैं तो ये ध्यान में रखेंगे, पंचायत जो होती है यहाँ पर विलेज पंचायत, इन द रूरल एरिया विलेज पंचायत, ग्राम पंचायत जिसको हम कहते हैं। उसके बाद ये जो पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ऐसे 3 टेयर्स यहाँ पर है। और अर्बन एरिया में महानगर पालिका जो है, इसमें हम अगर देखेंगे नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ही हम महानगर पालिका कहते हैं। समझ में आया? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ही महानगर पालिका कहेंगे। ये अर्बन एरियाज में इस तरह का सिस्टम होता है। उसके बाद ग्राम पंचायत विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल पंचायत समिति और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, ये हमने देखा था। उसके बाद ग्राम पंचायत की तरफ आते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अभी कोई भी ग्राम पंचायत हो, कोई भी ग्राम पंचायत हो, उसका पॉपुलेशन और उसके मेंबर्स, ये हमने डिस्कशन किया, करेक्ट। 1,500 से लेकर 3,000 तक कितने मेंबर्स होते हैं? 7 होते हैं बच्चों, 9, यस। 600 to 1,500 होते हैं 7, उसके बाद 9 होते हैं, उसके बाद 11 होते हैं, उसके बाद 13 होते हैं, 17 मेंबर्स होते हैं। ये ग्राम पंचायत में मेंबर्स होते हैं, ये हमने देखा था। मगर जनरली ग्राम पंचायत जो है विलेज लेवल, ये व्हाट इज द ग्राम सभा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ग्राम पंचायत में, ग्राम सभा। और ग्राम सभा के प्रथमेश मेंबर जो होते हैं, वो मेंबर का काम होता है गांव के प्रॉब्लम सॉल्व करना। और ग्राम सभा ऐसे टोटल 1 ईयर में मिनिमम 7 ग्राम सभा होनी चाहिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है बहुत बार। कितने मीटिंग्स होने चाहिए? मिनिमम 7 मीटिंग्स होनी चाहिए। ये कंपलसरी है किसी भी ग्राम पंचायत को, नहीं तो वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे, इसको माना जाता है। तो ये 7 मीटिंग होनी चाहिए। और ये ग्राम सभा के मेंबर कौन होते हैं? तो मेंबर जो होते हैं जिन्होंने गांव में 18 इयर्स कंप्लीट किया, ऐसे ऑल पर्सन ये ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं। ग्राम सभा के, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा दोनों अलग है।
ग्राम पंचायत दैट्स मीन्स वहां की जो मेंबर बॉडी है उसको हम ऑफिशियली ग्राम पंचायत कहते हैं, मगर ग्राम सभा क्या है, इनको जो मीटिंग्स लेनी होती है उसको हम कहेंगे ग्राम सभा। कितने मीटिंग्स लेने 1 ईयर में? 7। उसकी भी डेट फिक्स है, एक वहां से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो मीटिंग होगी वो होगी 2 अक्टूबर। एक मीटिंग का कब लेनी है? 2 अक्टूबर। क्यों लेनी है? उसके 2 चीजें हैं, एक तो हमारे महात्मा गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी है, उनका ड्रीम्स है, बैक टू विलेज और वो ग्राम सभा, ये सारी चीजें। सेकंड वन, फर्स्ट ग्राम पंचायत 2 अक्टूबर को इस्टेब्लिश हुई थी, इसलिए 2 अक्टूबर, करेक्ट। उसके बाद महाराष्ट्र की बात करें, एक ग्राम सभा होगी, वो होगी 1 में। 1 में क्यों होगी? इसके भी 2 रीजन है। फर्स्ट में हमारा महाराष्ट्र दिन होता है, सेकंड वन इसी दिन महाराष्ट्र में पंचायत राज अप्लाइड हुआ, करेक्ट। उसके बाद होती है हमारे नेशनल फेस्टिवल, 15 अगस्त को एक ग्राम सभा लेनी चाहिए ग्राम पंचायत ने, 15 अगस्त अवर इंडिपेंडेंस डे। और एक है 26 जनवरी अवर रिपब्लिकन डे। रिपब्लिकन डे जिस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं उस दिन एक सभा होनी चाहिए। कितनी हुई? 1, 2, 3, 4। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट, ओके, जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी रिपब्लिकन डे यहाँ पर होती है। एक नेक्स्ट जो होती है वो होती है 9 अगस्त। मेरे दिमाग में अगस्त चल रहा था, अगस्त के बाद अगस्त 9 अगस्त जो है, यहां पर ध्यान दो, शिवम उसको जाने दो, आपका भी होना चाहिए। 9 अगस्त जो है, इस दिन हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? और क्रांति दिवस एक इंडिया में मूवमेंट चली थी 1942 में। उस मूवमेंट को क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? क्विट इंडिया मूवमेंट, छोड़ो भारत, क्विट कर दो यहां से, है कि नहीं, जिसमें डू और डाई कहा था महात्मा गांधी ने, क्विट कर दो। तो ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, तो 9 अगस्त को इंडिया में क्रांति दिवस सेलिब्रेट किया गया था। और यही डे को हम मेमोराइज करने के लिए 9 अगस्त, दिसंबर ने अगस्त, इस डे भी एक सभा होनी चाहिए, ग्राम सभा होनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर रूल है। कितने हुए? 5। उसके बाद 2 जो होते हैं वो वुमेन स्पेशल होते हैं। यहाँ पर जेंट्स प्रेजेंट नहीं रहेंगे, जो सिर्फ ग्राम पंचायत के सदस्य है, मेंबर्स है, वही यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। सरपंच रहेंगे, ग्राम सेवक रहेंगे, जो इसके एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं वही रहेंगे, मगर यहाँ पर लेडीज की स्पेशल 2 मीटिंग्स होनी चाहिए। ऐसे 7 मीटिंग्स लेना, ग्राम सभा लेना किसी भी ग्राम पंचायत का इंपॉर्टेंट वर्क होता है। वुमेन स्पेशल में अगर आप देखते हो, जनरली मैं आपको बता दूं, हम पेपर में पढ़ते हैं, मराठी, हिंदी, इंग्लिश न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, जैसे सकाळ, लोकमत में हम पढ़ते हैं की या गावाच्या महिलांनी गावामध्ये दारूबंदीचा ठराव घेतला। ऐसी न्यूज पढ़ी है आपने? ये कहां पर लेते हैं? ये मीटिंग्स होती है उनकी, 2 स्पेशल मीटिंग्स होती है। लेडीज की भी कुछ प्रॉब्लम्स होती है, वो टॉयलेट से रिलेटेड हो यार, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो, लेडीज की ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, उसको सॉल्व करने के लिए 2 मीटिंग्स यहाँ पर होती है। ऐसी टोटल आपकी 7 मीटिंग्स होनी चाहिए। ये ग्राम सभा का एक रूल है और किसी भी ग्राम पंचायत में एक इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है। एक तो बंद हुआ, ओके, ठीक है। तो सरपंच आपको दिखेगा कि इस सभा का वो चेयरमैन या प्रेसिडेंट होता है, और जो सारे पंच या वार्ड वाइज जो लोग होते हैं वो इसमें एज अ मेंबर काम करते हैं। वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो राइट टू इंफॉर्मेशन वाला जो चीज होता है कि गांव में कौन से काम होने चाहिए, कितने बजट आया, ये पैसे कैसे खर्च हुए, हर एक चीज का पूछने का हक होता है जो वोटिंग करता है ग्राम सभा का जो मेंबर होता है। समझ में आया? ये तो ये रेगुलरली होता है, बट ओरिजिनली क्या होता है हमें पता है कि नहीं? देखिए यहां पर दिया है, द ग्राम सभा इज द मीटिंग ऑफ द ऑल पीपल
of the village who are the eligible to vote. That means those are completed 18 years. Okay, तो ये इसके लिए एलिजिबल होते हैं। और कोई भी गांव जो है वो वार्ड में डिवाइड किया जाता है, उसको वार्ड कहा जाता है। अगर जहां पर 9 मेंबर्स है, फॉर एग्जांपल जहां पर 9 मेंबर्स बन रहे, उस गांव को 3 वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है जनरली। आप आपके गांव में थोड़ा सा देखिए कितने वार्ड्स होते हैं, 3 वार्ड होते हैं। वो वार्ड जो होता है 1 2 3 नंबरिंग दिया जाता है, या वेस्ट मिडल ईस्ट ऐसे नाम दिया जाता है, नॉर्थ मिडल साउथ ऐसे नाम दिए जाते हैं वार्ड को। ऐसे वार्ड होते हैं और हर एक वार्ड में 3 मेंबर्स वहां पर खड़े होते हैं, है कि नहीं। और वो 9 मेंबर्स इस तरह होते हैं, तो उनके अगेंस्ट में अनदर पैनल के 3 मेंबर्स, इस तरह का ये इलेक्शन होता है वार्ड में, ठीक है। और यहाँ पर सरपंच उसका प्रेसिडेंट होता है। ये सारी चीजें यहाँ पर दी है। और ये जो है इसका ड्यूरेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, वो कितने साल के लिए होता है, 5 ईयर के लिए होता है। अब ये ग्राम पंचायत से अगर देखेंगे तो ग्राम पंचायत के लिए 5 ईयर के लिए होता है। अगर ऊपर जाएंगे हम स्टेट में, अगर एमएलए बनता है तो कितने ईयर के लिए बनता है, 5 ईयर के लिए बनता है। कितने, 5 ईयर के लिए। अगर कोई एमपी बनता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में, तो कितने ईयर के लिए बनेगा, 5 ईयर में। कोई प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, कितने ईयर के लिए बनेगा। कोई चीफ मिनिस्टर बन रहा है, कितने ईयर के लिए बनेगा। कोई प्रेसिडेंट बन रहा है, कितने ईयर के लिए बनेगा। सरपंच बनेगा, कितने ईयर के लिए बनेगा। एज लिमिट क्या है सरपंच की, नहीं 25 एज लिमिट है सरपंच बनने के लिए। समझ में आया आपको, 25 है। इसलिए तो यहाँ पर जनरली 5 ईयर ड्यूरेशन होता है, जो कि कोई भी पॉलिसी लॉन्च करने के लिए वो अच्छे से हो। जो 5 ईयर प्लान किया है, उसके जो बजटिंग आने वाला है, उसमें जो प्लान किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसकी हेल्प गांव में हो, इसलिए वो 5 ईयर का ड्यूरेशन होता है। जनरली ड्यूरेशन 6 ईयर किसका होता है, तो वो 6 ईयर ड्यूरेशन होता है। अगर स्टेट की बात करेंगे, ध्यान में रखिए, आगे आपके काम में आएगा। 6 ईयर ड्यूरेशन होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद, मेंबर ऑफ राज्यसभा, इनका ड्यूरेशन कितना होता है, 6 ईयर। अगर राज्यसभा में कोई एज अ मेंबर एमपी बनता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही कहा जाता है उसको, एमपी बनता है, तो उसका ड्यूरेशन कितना है, 6 ईयर। बट राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है, अबॉलिश नहीं होता है, एज लाइक लोकसभा। वो 6 ईयर के लिए क्या होता है, कुछ लोग चुन के जाते हैं, फिर उनकी 6 ईयर की रिटायरमेंट होती है, मगर वो 1/3 लोग होते हैं, उसके बाद नए चुन के आते हैं। तो ये साइकिल चली रहती है, इसलिए उसको परमानेंट हाउस कहते हैं। चलो वापस आते हैं, यहाँ पर फोकस करते हैं। तो ये तरह का 5 ईयर का ड्यूरेशन होता है इसका। ये ग्राम पंचायत के बारे में हमने डिटेलिंग यहाँ पर डिस्कशन किया। जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन आती है ग्राम पंचायत से रिलेटेड, मैंने आपको पॉपुलेशन मेंबर्स बताए, उनका काम बताया जनरली। अभी ये तो 5th 6th क्लास में कि ग्राम पंचायत का काम क्या होता है, मुझे बताइए 1 by 1, 2 3 और आगे बढ़ेंगे हम। क्या होता है ग्राम पंचायत का काम, वाटर प्रॉब्लम और ट्रांसपोर्टेशन, जो लोकल रोड है किसी तालुका को कनेक्ट कर रहे हैं, ओके, या गांव के कुछ रोड है, कुछ अदर वहां पर कुछ घर होंगे, उसको कनेक्ट करें, उसके प्रॉब्लम सॉल्व करना। और इलेक्ट्रिसिटी, और सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम हमारे महाराष्ट्र में वो ड्रेनेज के प्रॉब्लम्स होते हैं, वो ग्राम पंचायत की तरफ होते हैं। और एक चीज आप ध्यान में रखें कि गांव की जो झड़पी की स्कूल होती है, प्राइमरी एजुकेशन, वो भी ग्राम पंचायत के अंडर भी आती है। उसको वहां पर देखरेख रखनी होती है। ग्राम पंचायत के वो जो मेंबर्स होते हैं, उसके एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो उस स्कूल को वहां पर कंट्रोलिंग करता है। कंट्रोलिंग दैट मीन्स वो कनेक्टेड होता है उस स्कूल में, एजुकेशनल डेवलपमेंट में। अगर स्कूल को कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो मेंबर वो सॉल्व करेगा, या वो गांव को कुछ प्रॉब्लम आई तो स्कूल से वो कनेक्टेड होता है। इसलिए ऐसे छोटे मोटे काम ग्राम पंचायत के होते हैं, मगर बहुत बड़े काम भी होते हैं, जैसे ग्राम स्वच्छता है कि नहीं। एक रिसेंटली 10 साल पहले एक पॉलिसी, एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, कौन सा था, ग्राम स्वच्छता से रिलेटेड,
महाराष्ट्र में खास करके हमारे एक महाराष्ट्र के वाइस चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने स्टार्ट किया था। संत गाडगे बाबा ग्राम स्वच्छता योजना। किसने? आर पाटिल, हमारे जो गृह मंत्री, होम मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने वो स्टार्ट किया था। क्या नाम था? गाडगे बाबा का नाम क्यों दिया है इस मुहिम को? गाडगे बाबा का नाम क्यों दिया है? या कोई भी स्वच्छता मुहिम करनी है तो गाडगे बाबा का एक बच्चा बना देते हैं, गाडगे बाबा को उनके हाथ में एक झाड़ू बना देते हैं और उससे स्टार्ट कर दे। उसका रीजन क्या है? क्या है? यस, वो खुद जहां पर पंढरपुर में जाते थे तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने झाड़ू से, ऐसे कहा जाता है, अपने झाड़ू से जमीन साफ करते थे और रात में अपने कीर्तन से लोगों का मन साफ करते थे, है कि नहीं? ऐसा एक सोशल रिफॉर्मिंग का काम वो करते थे। इसलिए वो एक सिंबॉलिक एक संत हमारे लिए है जो इस तरह का काम करते हैं। उनके ही नाम से वो योजना चलाई थी। तो ऐसे ग्राम पंचायत के अलग अलग काम होते हैं। उसके बाद है ब्लॉक समिति यानी पंचायत समिति, ब्लॉक जिसको कहा जाता है, ये पंचायत समिति। उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम लेंगे। देखिए, नियरली 10 विलेज फ्रॉम द पंचायत समिति और ब्लॉक समिति। नियर बाय 10 हो सकते हैं, उससे कम ज्यादा भी होते हैं। अगर छोटे मोटे रहे तो कम ज्यादा भी हो सकते हैं, मगर एवरेजली कितने विलेज चाहिए पंचायत समिति में? 10 विलेजेस चाहिए, ठीक है। और उसमें मेंबर्स कौन कौन से होते हैं? ब्लॉक समिति कंसिस्ट ऑफ द सरपंच, एमपीज, एमएलए और सब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। ब्लॉक समिति में ये सारे लोग कनेक्टेड होते हैं पंचायत समिति में। क्योंकि एमपी क्यों चाहिए वहां पर? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्यों चाहिए? तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब भी काम करता है तो उसको गांव में काम करना है, पंचायत समिति में ही काम करना है। उसका जो बजट लाता है, जब लोगों को बिफोर इलेक्शन बताता है कि मैं ये करूंगा, ये आपके रोड बना दूंगा, वो काम करूंगा, तो वो उनको पंचायत समिति थ्रू वो करना होता है। उसका एक प्लानिंग होता है। इसलिए एमपीज हो, एमएलए हो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी हो, आमदार जिसको कहते हैं, ये सारे लोग इसको कनेक्टेड होते हैं। और इसके चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन और समिति इलेक्टेड एज लाइक। यहाँ पर इसका ड्यूरेशन दिया है 5 इयर्स। 5 इयर्स यहाँ पर इसका ड्यूरेशन दिया है पंचायत समिति का। और पंचायत समिति जो है वो सेकंड यहाँ पर इंपॉर्टेंट मानी जाती है। उसमें इसका जो हेड होता है पंचायत समिति का, उसको हम कहते हैं बीडीओ। जो हेड होता है पंचायत समिति का, एडमिनिस्ट्रेशन हेड, वो उसको हम कहते हैं बीडीओ। ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। उसको कहा जाता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। वो पंचायत समिति का हेड होता है। उसके ही अंडर ये सारी पंचायत समिति काम करती है। और पंचायत समिति का काम है कि ग्राम पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत जो है, जिसको हम जिला परिषद कहते हैं, इन दोनों का कोऑर्डिनेशन रखना, ठीक है। तो ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर इसका मेन हेड होता है। और 5 ईयर के लिए पंचायत समिति काम करती है। उसके बाद क्लास हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पर जिला परिषद से रिलेटेड। जिला परिषद ये लास्ट है यहाँ पर। और जिला परिषद का मेन रोल क्या है? स्टेट गवर्नमेंट, जैसे महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है, तो स्टेट गवर्नमेंट को लोकल ग्राम पंचायत के लिए क्या चाहिए, क्या नीड है, उसके प्रॉब्लम स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंचाना। खास करके जिला परिषद में अगर हम महाराष्ट्र की बात करेंगे तो गांव से रिलेटेड तो प्रॉब्लम होते हैं, मगर खास करके एग्रीकल्चर जो प्रॉब्लम होते हैं, एग्रीकल्चर जो नीड होती है, वो जिला परिषद का काम होता है कि स्टेट तक पहुंचाना। एज लाइक हम कहते हैं कि अभी जो रेनी सीजन स्टार्ट होने से बिफोर लोगों को बहुत सारे सीड्स या फर्टिलाइजर चाहिए होते हैं कि नहीं? यूरिया वगैरह ये फर्टिलाइजर चाहिए होते हैं। और उसका स्टॉक बनाते हैं, दुकानदार बनाते हैं कि नहीं स्टॉक, और वो जल्दी यहाँ पर रिलीज नहीं करते बिकॉज बहुत ज्यादा कीमत में वो बेचते हैं। तो जिला परिषद का काम होता है स्टेट गवर्नमेंट को इससे रिलेटेड कोई रूल्स बनाइए, या नहीं तो सब्सिडी देंगे। सब्सिडी क्या होता है? मैंने उस दिन बताया आपको, जैसे इरिगेशन में
जो आता है उसके लिए सब्सिडी आती है, तो सब्सिडी गवर्नमेंट, अगर कोई चीज आप खरीद रहे हो उसमें से कुछ हेल्प गवर्नमेंट करता है, उसको सब्सिडी कहते हैं। तो ये जिला परिषद का काम होता है कि फार्मर को ये प्रॉब्लम्स है। आप देखते हैं जिला परिषद में बहुत सारे औजार भी आते हैं, फार्मिंग के आते हैं कि नहीं, ट्रैक्टर से रिलेटेड औजार आते हैं जो फार्मर को दिए जाते हैं, सब्सिडी में दिए जाते हैं या बहुत कम कीमत में दिए जाते हैं, या कोई यहाँ पर अलग अलग चीज फार्मिंग में जो भी लगता है उससे ठिबक जिसको बोलते हैं हम इरिगेशन के लिए, ठीक है नहीं, वो जो है वो जिला परिषद का काम है कि गवर्नमेंट को बताइए कि इस एरिया में ये तरह के ऐसे ऐसे सीड्स है और इसको ये हेल्प चाहिए, तो जिला परिषद का काम होता है, वो कोऑर्डिनेशन का काम करती है जिला परिषद। अब ये जो जिला परिषद होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो जिला परिषद होती है, इसका जो हेड होता है उसको हम कहते हैं सीईओ, मीन्स सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, त्याला म्हणतात मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जो जिला परिषद का मेन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है। एक क्लास 1 की पोस्ट है ऐसे समझिए। अगर कोई जिला परिषद का सीईओ बनना है तो यूपीएससी पास करके ही आप जा सकते हो। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर आप बन सकते हो आफ्टर एमपीएससी, मगर आपको सीईओ बनना है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनना है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनना है, ये क्लास 1 पोस्ट है, तो आपको यहाँ पर यूपीएससी वो एग्जाम क्लियर करनी पड़ती है, ठीक है। वो जिला परिषद का एक पूरे जिले का वो एक मेन होता है, ठीक है, तो वो सीईओ होता है इसका मेन। और इसमें बहुत सारी कमिटीज भी होती है जिला परिषद की अलग अलग, जैसे वुमन कमेटी हुई, या कुछ नेचुरल कैलेमिटीज है या नेचुरल प्रॉब्लम हो गया, कुछ नेचुरल डिजास्टर हो गया, उसकी एक कमेटी पहले से ही फॉर्म करके रखते हैं। बहुत ज्यादा बारिश हुई या बारिश हुई ही नहीं, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। या हेल्थ डिपार्टमेंट होता है जिला परिषद में, ये एक वेलफेयर डिपार्टमेंट होता है जिला परिषद में। तो ये ऐसे अलग 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 कमिटीज होती है जो अंडर द सीईओ काम करती है। किसी डिस्ट्रिक्ट के लिए भी काम करेगी और तालुकास के लिए भी, और ग्राम पंचायत के, इसका वो कनेक्शन रखेगी स्टेट गवर्नमेंट से। पंचायत समिति के जितने भी चेयरमैन रहेंगे वो मेंबर्स होते हैं जिला परिषद के। समझ में आया? जितने भी पंचायत समिति, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर पंचायत समिति जितने भी है, वहां के जितने भी चेयरमैन है वो उसके मेंबर रहेंगे। और मैंने आपको पंचायत समिति के बारे में कहा, जो 10 विलेज है उसके जो सरपंच रहेंगे वो उसके मेंबर्स होते हैं। समझ में आया? ये जो चेन है ऊपर से नीचे तक, ऊपर नीचे से ऊपर तक, ये ध्यान में रखिए। जिला परिषद आल्सो इलेक्टेड इन द 5 years, और जैसे हमने अभी अभी डिस्कशन किया, स्टेट गवर्नमेंट और पंचायत समिति के इसके बीच में डिस्ट्रिक्ट जो है जिला परिषद वो काम करती है, दोनों में वो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन रखती है। यस, एक मुझे बताना था इसलिए ये स्लाइड लगाई। जैसे आर्टिकल 40 रिलेट करेगा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, एक आर्टिकल है अभी न्यू आर्टिकल 243, ये जो आर्टिकल है वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ने यहाँ पर पंचायत समिति का इलेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इलेक्शन कैसी होगी, इसमें क्या रेमेडीज करना है, इसमें क्या अमेंडमेंट करना है, ये आर्टिकल 243 इन ब्रैकेट ये के यहाँ पर लिखा है। तो ये जो है ये आर्टिकल इसके रिलेटेड है, जो इलेक्शन प्रोसेस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन देगी। अभी अगर करना है कि ग्राम पंचायत का सरपंच एटलीस्ट ग्रेजुएट चाहिए, ठीक है, ऐसा एक लॉ बनाना है और जायज भी है। अगर कोई सरपंच बन रहा है तो एटलीस्ट वो ग्रेजुएट चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए। अगर ऐसे डिमांड करते हैं ग्राम सभा में तो उसका लॉ बनाना है, उसका कोई आर्टिकल, कोई रूल बनाना है, तो किस आर्टिकल में जाना होगा? आर्टिकल 243, बिकॉज ये इलेक्शन एबिलिटीज है। क्या क्या एबिलिटीज होती है? जनरली क्वालिफिकेशन क्या होता है? ही इज द सिटीजन ऑफ इंडिया, ये फर्स्ट एबिलिटीज होती है कोई भी पोस्ट के लिए, है कि नहीं? he is completed minimum 25 years as a become a members, as a become a सरपंच, वाइस सरपंच, वो जो भी है। तो ये एबिलिटीज होती है एज लिमिटेड। और सेकंड एबिलिटीज यहाँ पर एजुकेशनल एबिलिटीज भी डाल सकता है गवर्नमेंट,
अगर डिमांड हो तो। ऐसे यहाँ पर डिमांड, पहले वो पुलिस पाटिल वगैरह ये बनते थे, वो तो 4th पास। रुकना है दर्शन, बंद कर दे माही। ये स्पेशली आर्टिकल है, इलेक्शन प्रोसेस कैसी हो। मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 42 ये प्रेसिडेंट से रिलेट करेगा, और आर्टिकल 54 ये प्रोसेस बताता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन की। ऐसे समझने के लिए प्रेसिडेंट की इलेक्शन कैसे होती है ये समझना बहुत डिफिकल्ट है। ये जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो इसको एक पूरा लेक्चर या 2 लेक्चर लग सकते हैं। बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। उसमें कोई जो वोटिंग है वो बाद भी हो जाता है, उसको रिकाउंट भी करना होता है, तो एक बड़ी चेंज है। तो उसके लिए स्पेशल आर्टिकल बना है, तो इसके लिए भी इसे स्पेशल आर्टिकल है, ध्यान में रखेंगे। ये इलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड है। देखिए यहां पर मीनिंग दिया है एक अच्छे से। द वर्ड ऑफ पंचायत मीन्स, आयत मीन्स असेंबली। आयत का मतलब क्या है? असेंबली। और पंच मीन्स 5। तो ये जो है असेंबली जो 5 मेंबर्स की बनेंगी, ऐसा यहाँ पर वर्ड किया। ये पहले हमारे एंशिएंट इंडिया में था या मिडिवल इंडिया में था, 5 मेंबर्स थे, पंच थे, वही वर्ड लिया। मगर मेंबर अभी पॉपुलेशन के बेस पे है, वो 5 भी हो सकते हैं, मगर 5 रहे नहीं, अभी 7 से स्टार्ट होता है। पॉपुलेशन ज्यादा इंक्रीज हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो इंक्रीज किया है, वो 17 तक है, 7 से लेकर 17 तक। 1/3 ऑफ द टोटल नंबर्स ऑफ सीट्स आर बी द रिजर्व फॉर द वुमन। 1/3 रिजर्वेशन, 1/3 रिजर्वेशन है वुमेन्स को। कहां पर? जिला परिषद में भी, पंचायत समिति में और ग्राम पंचायत में। रिजर्वेशन क्यों जरूरी है? बिकॉज अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलती थी पहले वुमेन्स को, इसलिए रिजर्वेशन जरूरी है। क्यों जरूरी है? वुमेन्स आज हम देखते हैं कि वहां पर एजुकेटेड है, उनको भी वो चांस मिलना चाहिए। उनको भी एज अ ग्राम पंचायत सदस्य हो या सरपंच हो या जिला परिषद सदस्य हो, वो चांस मिलना चाहिए। पहले था बिफोर 5 इयर्स, अगर कोई रिजर्वेशन की जगह और कोई लेडी सरपंच बनती थी तो वो सिर्फ क्या काम करती थी? उनके हस्बैंड कहेंगे जहां पर, वहां पर सिग्नेचर करती थी। मगर आज ये कंडीशन नहीं है, वो खुद भी वहां पर काम करती है। नहीं तो उनको लाया जाता था 15 अगस्त को, झंडा फटकाता है, फ्लैग होस्टिंग हुआ, चले गए, बाकी कुछ एक वर्ड भी उनको बोलने नहीं देते थे और नहीं आता भी नहीं था, ऐसी चीज थी। मगर आज हम देखेंगे कि कितने सारे गांव में महिला वहां पर प्रॉपरली काम कर रही है। द्रौपदी मुर्मू इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, बाकी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आज हमारी इंडिया की फर्स्ट सिटीजन एक लेडी है, तो एक इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। तो ऐसे ही यहाँ पर 1/3 होता है, और 1/3 ये SC और ST के लिए भी रिजर्वेशन है, जैसे कि वुमेन्स के लिए लागू होता है। अभी कोई कैटेगरी के लिए बंद हो जाएगा, होने दो उसको। कोई कैटेगरी के लिए ग्राम पंचायत में, पंचायत समिति में, जिला परिषद में रिजर्वेशन क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? तो बहुत जरूरी है, ये भी बात आप समझो। फॉर एग्जाम्पल, एक बार अटेंशन में बैठ जाओ। फॉर एग्जाम्पल, कोई गांव में, हमारे गांव में जाकर देखिए, खुद के गांव में जाइए अभी बैठे बैठे, ठीक है, कि गांव में अगर हम देखते हैं लोकेलिटी, कम्युनिटी वाइज, रिलीजन वाइज नहीं कर रहा मैं, कम्युनिटी वाइज जो कैटेगरी होती है, SC, ST, OBC, ओपन वगैरह होती है। अगर कोई गांव है फॉर एग्जाम्पल, उस गांव में 99% लोग जो है वो ओपन कैटेगरी के हैं, ठीक है, और एक ही अदर कैटेगरी का वहां पर घर है, तो उनको उनके लाइफ में कभी भी उसकी लीडरशिप नहीं आएगी। कि आएगी? नहीं आएगी। जनरली काम पे बेस होना चाहिए, मगर हमारे इंडिया में वो है कि बहुत जगह पे कास्ट देखते हैं। पहले तो देखते हैं जो लीडर बना है, MP बन रहा है, MLA बन रहा है, किस कास्ट का है, इसमें ज्यादा इंटरेस्ट होता है कुछ लोगों को। अभी तो नहीं है, अभी तो हम यहाँ पर काम देखते हैं, एजुकेशन देखते हैं कि नहीं, है कि नहीं? बहुत सारी चीजें पैसे देकर भी वोटिंग करते हैं लोग, वो तो छोड़ दीजिए, वो एक अलग सब्जेक्ट है, उसके रिलेटेड हम अलग से बात कर सकते हैं। बट
यहाँ पर देखेंगे किसी भी कैटेगरी को अगर रिजर्वेशन दिया जा रहा है, बिकम सरपंच या बिकम वाइस सरपंच, जो भी है, वाइस सरपंच तो अभी ये पोस्ट नहीं रहती है, तो इसके लिए कैटेगरी का होना जरूरी है। अगर बहुत पूरा गांव एसटी कैटेगरी का है और वहां पर एक ही ओपन का घर है तो उसको भी रिजर्वेशन मिलना जरूरी है। वहां पर ओपन के लिए आएगा तो वो वहां पर बन सकता है, ठीक है। तो ये ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जहां पर रिजर्वेशन जरूरी होता है और 1/3 रिजर्वेशन वहां पर दिया जाता है, वुमेन्स को भी और किसी अदर कैटेगरी को भी। समझ में आया आपको? रिजर्वेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है यहाँ पर एग्जाम में, वो भी ध्यान में रखेंगे। और अर्बन एरियाज की बात कर रहे थे हम, अर्बन एरियाज की नगर परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका, ये जो होती है ये अर्बन एरियाज में होती है। क्या क्या बताया मैंने? नगर परिषद, नगर पालिका और महानगर पालिका। जो मेट्रो सिटीज है बड़ी बड़ी, जैसे फॉर एग्जांपल छत्रपति संभाजी नगर हुई, पुणे हुआ, मुंबई हुई, ऐसी बड़ी बड़ी, जो नागपुर हुआ, यहाँ पर महानगर पालिका होती है किसी भी सिटी को वहां पर कंट्रोल करने के लिए। महानगर पालिका किसी डिस्ट्रिक्ट में वहां पर रूल नहीं करती है, उनका सिटी एरिया से ही रिलेटेड उनका वर्क होता है, ये ध्यान में रखेंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल वर्कर किसके अंडर जाएगा? जिला परिषद के अंडर। दो एडमिनिस्ट्रेशन क्यों है? ये अर्बन एरियाज के वहां पर जो लोकेलिटी है उसको ही कंट्रोल करता है। हम कहते हैं ये ने 44 ये ने बन गया, या येलो जोन में आया, ग्रीन जोन में आया, तो ये सारा जमीन से रिलेटेड, प्लॉटिंग से रिलेटेड, रोडवेज से रिलेटेड, ड्रेनेज सिस्टम या वाटर सप्लाई से रिलेटेड उस अर्बन एरियाज के लिए महानगर पालिका काम करता है, ठीक है। अगर इंडिया की अगर बात करेंगे ग्राम पंचायत, तो आपको पता होना चाहिए हमारे महाराष्ट्र में नियर बाय एवरेजली 28,000 ग्राम पंचायत है, 28,000 ग्राम पंचायत है, और नियर बाय 2,56,000 ग्राम पंचायत हमारे भारत में है। और 28,000 जो है ग्राम पंचायत जो है वो हमारे महाराष्ट्र में नियर बाय। तो इससे हमें पता चलता है कि कितनी अच्छी तरह ये एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है। कोई भी पॉलिसी, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बहुत अच्छी होती है, मगर उसको फॉलो करने वाले वहां पर थोड़े से लैक हो जाता है। कोई भी जो प्रॉब्लम कहाँ आती है, मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होती है जिसको पाइपलाइन कहा जाता है। पानी आने की, वाटर आने की तो पाइपलाइन होती है, मगर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की पाइपलाइन है वो अगर करेक्ट रही, नॉन करप्ट रही, तभी वो पॉलिसी, तभी वो प्रोग्राम, तभी वो सारा एडमिनिस्ट्रेशन सक्सेसफुली होता है। नहीं तो गवर्नमेंट से इतने सारे पैसे आते हैं मगर बीच में करप्शन होता है, इसलिए ये सारे बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं, है कि नहीं। इसीलिए तो गवर्नमेंट अभी क्या करे करप्शन करने के लिए, कि अगर कुछ देना है किसी को तो डायरेक्टली उनके अकाउंट में पैसे भेज करती है कि नहीं। उनका अकाउंट क्यों ओपन होता है कि बीच में किसको नहीं देना चाहिए, मगर वो अकाउंट में पैसे आने के लिए भी पैसे देने होते हैं कि नहीं। इंदिरा आवास है, किसी को गांव में घर मिल रहा है, या इवन टॉयलेट मिल रहा है कि नहीं। टॉयलेट मिल रहा है किसी को, 15,000 रुपए टॉयलेट बांधने के लिए दे रही है ग्राम पंचायत, मगर उसको भी वो 15,000 रुपए लेने के लिए 2-3 हजार रुपए देने पड़ते हैं, है कि नहीं। ये हमारी यहाँ पर करप्शन सिस्टम है। ताकि नहीं तो कौन यहाँ पर, आप मुझे बताइए, अभी रिसेंटली कल के पेपर में सरपंच की कितनी सैलरी होगी? सरपंच की कितनी है? हाँ, सैलरी 2,500 to 5,000। सरपंच की पहले सैलरी बिफोर 10 डेज सरपंच की जो सैलरी थी वो थी 1,500 रुपए, अभी 3,000 रुपए हुई है पर मंथ। सरपंच की सैलरी कितनी है? 3,000 रुपए। सरपंच बनने के लिए कितने पैसे खर्च करता है वो? 25 लाख।
कितने पैसे होते मिलते हैं उसको 5 इयर्स में कैलकुलेट करेंगे तो कितने मिलते हैं? 3000 से 12 36,000 पर ईयर है कि नहीं? कितने पैसे मिलकर मिल सकते हैं? 25 लाख क्यों खर्च कर रहा है वो? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो ऊपर से आता है वो लीकेज होता है, ये हर एक जगह पे है। तो बहुत सारे ग्राम पंचायत क्या करती है, कोई इलेक्शन ही मत लो, डिक्लेयर कर देती कि इसको बना दो और फिर वो चलता है, तो कहीं पर चलता है। सारे ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं है। बहुत अच्छे कुछ लोग होते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत कम लोग हैं वो जो करप्शन करते हैं। मगर एक ग्राम पंचायत आपको पता होनी चाहिए एज ए जनरल नॉलेज स्टूडेंट, हमारे महाराष्ट्र में जो सबसे इकोनॉमिकली स्ट्रांग डेवलपमेंट सबसे आगे है वो है अकलूज। क्या नाम है? लिख लीजिए, अकलूज ग्राम पंचायत। इसके गांव के नजदीक है वो अकलूज। अकलूज क्यों ये डेवलप है? इंडिया की सबसे डेवलप ग्राम पंचायत है। उसके बाद हमारे यहाँ पर छत्रपति संभाजी नगर के राजनगांव का भी नंबर आता है, मगर वहां पर MIDC ज्यादा है इसलिए इकोनॉमिकली नंबर आता है। मगर डेवलपमेंट में बिफोर 10 ईयर अकलूज में वहां पर हर एक घर में इंटरनेट फैसिलिटीज थी ग्राम पंचायत की तरफ से। क्लीन वाटर जिसको हम कहते हैं आरओ का वाटर, वहां पर वो तो वाटर है ही हर एक घर में ग्राम में, उसका कोई पैसे नहीं है। इवन नहाने के लिए, बाथ के लिए भी ग्राम पंचायत आपको हॉट वाटर सप्लाई करती है। इतनी सारी डेवलपमेंट यहाँ से उस अकलूज में बहुत बड़ी लाइब्रेरी बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उन्होंने बनाई है। वहां पर एक्सरसाइज के लिए वहां पर बहुत बड़ी यहाँ पर एक व्यायामशाला जिसको कहते हैं उसको डेवलप किया है। तो हर एक चीज यहाँ पर कैटल्स के लिए, उनके लिए एक फार्मिंग रखा है। ये सारी चीज अकलूज में हमें मिलती है और ऐसे ग्राम पंचायत एक आइडियल ग्राम पंचायत बने इसलिए गवर्नमेंट ट्राई कर रही है। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पर हमने सेल्फ लोकल गवर्नमेंट, रूरल एरिया, अर्बन एरिया, इसके बारे में इंफॉर्मेशन ली। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नया टॉपिक CDP, आइडियल स्टेट, दैट्स मीन राम राज्य वगैरह, ये हम डिस्कशन करेंगे। देन हम जाएंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की तरफ। ठीक है क्लास? ओके, रुकते हैं हम।